नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट पर बात करने वाले हैं जो चुपचाप ग्लोबल ट्रेड, जियोपॉलिटिक्स और सबसे जरूरी बात ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की पूरी तस्वीर बदल रहा है। हम बात कर रहे हैं दिलोबीटो कॉरिडोर की। ये कोई आम रेलवे लाइन नहीं है, ये अफ्रीका का सबसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। शुरुआत करते हैं इस बहुत ही बड़े आंकड़े से, $6 बिलियन। जी हां, इस पहल में दुनिया भर से $6 बिलियन से भी ज्यादा का निवेश आ रहा है। जरा सोचिए, जब किसी एक प्रोजेक्ट में इतना विशाल फंड लगाया जा रहा हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया की बड़ी ताकतें इसे बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रही हैं। ये सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि एक भविष्य का विजन है। और इतने भारी भरकम निवेश के पीछे का सबसे बड़ा कारण है इसका शानदार भौतिक आकार। ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है, हम यहाँ 1300 किलोमीटर लंबे रेलवे नेटवर्क की बात कर रहे हैं। ये इतनी लंबी पटरियों का जाल है जो एक पूरे महाद्वीप के सबसे अहम हिस्सों को आपस में जोड़कर एक नई आर्थिक धड़कन पैदा कर रहा है। तो बुनियादी तौर पर ये 1300 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर 3 प्रमुख अफ्रीकी देशों को भौतिक और आर्थिक रूप से एक साथ बांधता है: अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी DRC और जाम्बिया। ये सिर्फ कुछ देशों को जोड़ने वाला रास्ता नहीं है, बल्कि ये इस पूरे रीजन की इकोनॉमी के लिए एक नई जीवन रेखा खींचने जैसा है। तो आज का रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले अफ्रीका का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, दूसरा संघर्षों से भरा इसका इतिहास, तीसरा खनिजों की दौड़, चौथा $6 बिलियन का दाव और अंत में पटरियों पर आने वाली बाधाएं। हम इतिहास को जूम इन करके देखेंगे और फिर इसके मैक्रो इकोनॉमिक असर को समझेंगे। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, अफ्रीका का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। देखते हैं कि आखिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर ज़मीनी तौर पर कहाँ स्थित है और इसका रूट क्या है। यहाँ इस मैप पर नजर डालें। ये ऐतिहासिक बेंगुएला रेलवे के रूट को एकदम साफ कर देता है। ये अटलांटिक महासागर के तट पर लोबेटो पोर्ट से शुरू होकर सीधे खनिज समृद्ध क्षेत्र, जिसे कॉपर बेल्ट कहा जाता है, वहां तक जाता है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये कॉरिडोर व्यापार के लिए सबसे सीधा और सबसे अहम रास्ता कैसे बनता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, संघर्षों से भरा इतिहास। किसी भी प्रोजेक्ट के भविष्य का अंदाजा लगाने के लिए उसके अतीत को समझना बहुत जरूरी होता है। इस टाइमलाइन को देखिए, इसका सफर वाकई काफी उथल-पुथल भरा रहा है। 1902 में औपनिवेशिक काल में इसका निर्माण शुरू हुआ, फिर अंगोला के दशकों लंबे गृह युद्ध ने इसे लगभग खत्म कर दिया। जब 2002 में युद्ध खत्म हुआ तो जरा अंदाजा लगाइए, सिर्फ 34 किलोमीटर का ट्रैक ही काम करने लायक बचा था। फिर 2004 में चीन ने ऑयल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डील के तहत $1.2 बिलियन लगाकर इसे दोबारा बनाने की शुरुआत की। और अब 2023 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब पश्चिमी देशों ने वापसी की और यूरोपीय संघ ने इसे अपने ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट का प्रमुख फ्लैगशिप बना दिया। तीसरा हिस्सा है खनिजों की दौड़। ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा आर्थिक कारण है। आखिर दुनिया के सभी सुपर पावर्स अचानक इस विशेष क्षेत्र में इतनी दिलचस्पी क्यों लेने लगे हैं? ये डेटा देखिए, ये सब कुछ बयां कर देता है। दुनिया का लगभग 70% कोबाल्ट रिजर्व केवल और केवल इस DRC क्षेत्र में है। आज जब इलेक्ट्रिक वाहनों और रिन्यूएबल एनर्जी की मांग आसमान छू रही है, तो कोबाल्ट और तांबे जैसे क्रिटिकल मिनरल्स बहुत जरूरी हो गए हैं। और ये रेल लाइन, ये इन्हीं खनिजों को पश्चिमी बाजारों तक पहुंचाने का सबसे छोटा और सीधा रास्ता है। वैसे बात सिर्फ खनिजों तक सीमित नहीं है, ये प्रोजेक्ट क्षेत्रीय एकीकरण को भी जबरदस्त बढ़ावा दे रहा है। जमीनी हकीकत पर देखें तो अंगोला का कैरिनो ग्रुप इसी रेलवे लाइन के जरिए DRC को खाना भेज रहा है, और साथ ही USAID का $5.5 मिलियन का कृषि कार्यक्रम भी इस कॉरिडोर के आसपास के समुदायों को सशक्त कर रहा है। ये सब असल में लोगों की जिंदगी बदल रहा है। अब चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ, $6 बिलियन का दांव। आइए इस बड़े पुनरुद्धार की फाइनेंसिंग और भू राजनीति को समझते हैं कि आखिर इसका भारी भरकम बिल कौन चुका रहा है। यहाँ 2 अलग-अलग ग्लोबल डेवलपमेंट मॉडल्स का सीधा अंतर दिखता है। एक तरफ चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो मुख्य रूप से राज्य द्वारा दिए गए लोन और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है। दूसरी तरफ नया पश्चिमी अप्रोच है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, ग्रांट्स और देशों की कर्ज वहन क्षमता पर ज्यादा जोर देता है।
लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अफ्रीकी देश बहुत ही समझदारी से दोनों ही गुटों के साथ काम कर रहे हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। ये टेबल $6 बिलियन के इस पूरे निवेश को साफ साफ बांटकर दिखाता है। इसमें USDFC के बड़े लोन शामिल हैं, ट्राफिगुरा और उनके पार्टनर्स की $550 मिलियन से ज्यादा की कंसेशन है, और यूरोपीय संघ के ग्लोबल गेटवे की कई $बिलियन की प्रतिबद्धताएं भी हैं। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग मिलकर कैसे काम करती है। और अब हमारा पांचवा और आखिरी हिस्सा, पटरियों पर आने वाली बाधाएं। हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह यहाँ भी जमीनी हकीकत में कुछ गंभीर चुनौतियां हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुख्य रूप से ये 5 बड़ी बाधाएं हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां, भू राजनीतिक अस्थिरता, नियमों की जटिलता, पारदर्शिता की चिंताएं और अमेरिकी नीतियों में अनिश्चितता। लेकिन इनमें से जो सबसे बड़ा बॉटलनेक है वो है DRC के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ आज भी ट्रेनें केवल 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी रफ्तार से रेंगती हैं और अपनी क्षमता का 5% भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। खैर, इन सब रुकावटों के बावजूद मोमेंटम बना हुआ है। ये नंबर देखिए, 2,40,000। इवानहो की खदान इस रेलवे लाइन के जरिए पहले से ही हर साल 2,40,000 टन तांबे का निर्यात कर रही है। ये आंकड़ा साबित करता है कि ये कॉरिडोर अब सिर्फ कागजों पर नहीं है बल्कि जमीन पर भी तेजी से नतीजे दे रहा है। और आखिर में ये कोट एक बहुत ही गहरी बात कहता है। लुबेटो कॉरिडोर क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बनना चाहता है, और दुनिया अफ्रीका में कैसे निवेश करती है इसके लिए एक नया मॉडल। ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या ये कॉरिडोर सच में ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के भविष्य का सफल ब्लूप्रिंट बन पाएगा? ये हमें आने वाले समय में जरूर देखना होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।